हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो टुडे यू आर विजिटिंग आस्था। व्हाट इज आस्था? आस्था इज अ सेंटर फॉर जीरियाट्रिक मेडिसिन। वृद्धों की देखभाल हेतु और इलाज हेतु जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है उसको जीरियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं। इट इज ऑल्सो पैलेटिव केयर हॉस्पिटल। सो व्हाट इज अ पैलेटिव केयर हॉस्पिटल? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। किसी को पता है व्हाट इज पैलेटिव केयर? बताइए। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की केयर को पैलेटिव केयर कहते हैं, ऐसा आपने बताया। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ व्हाट इज पैलेटिव केयर। तो देखो पैलेटिव केयर क्या है, इसके बारे में समझो कि पैलेटिव केयर एक ऐसी केयर है जब आपको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं हो रहा है, जब डॉक्टर ने कह दिया है कि अब हम आगे कोई ऐसा इलाज नहीं कर सकते हैं जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, रादर क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ सके, तब फिर एक एंड स्टेज की डायग्नोसिस बन जाती है। जैसे कि कैंसर की बीमारी, जैसे कि एचआईवी की बीमारी, जैसे कि हेपेटाइटिस की बीमारी, जैसे कि एंड स्टेज किडनी फेलियर, एंड स्टेज लिवर फेलियर, एंड स्टेज हार्ट फेलियर। इस तरीके की कोई भी बीमारी अगर किसी को हो गई है, जब वो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर आदमी सोचता है कि भाई अगर हम ठीक नहीं हो सकते तो ना हो, पर कम से कम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बरकरार रहनी चाहिए, जिससे कि जीवन के अंत समय में हमको दर्द पीड़ा महसूस ना हो और हमारा सिम्टम कंट्रोल हो सके। अगर सांस फूल रही है तो सांस के लिए ऑक्सीजन लगा दें, नेबुलाइजेशन लगा दें। अगर कि घाव हो गया है तो घाव की पट्टी हो जाए। अगर इनकॉन्टिनेंट हो गए हैं तो कैथेटर पड़ जाए। अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस है तो फीकल कैथेटर पड़ जाए। आपको पता है फीकल कैथेटर भी आता है? कभी सुना है आपने? जैसे फॉलिस कैथेटर आता है, यूरिनरी कैथेटर, वैसे फीकल कैथेटर्स भी आते हैं। जो बहुत सिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पॉटी के रास्ते में कैथेटर डाल देते हैं और ऐसी दवाएं देते हैं कि फीकल कंसिस्टेंसी पानी जैसी हो, पतली हो। तो जैसे पेशाब आता है वैसी पॉटी भी एक कैथेटर में आती रहती है। तो वो क्यों किया जाता है? जिससे कि डाइपर रैशेज ना हो और बेड सोर्स ना हो। वरना पॉटी का जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन होता है, तो एल्कलाइन पॉटी चिपकी रहती है। आपने डाइपर 8-8 घंटे के बाद चेंज किया तो धीरे धीरे जिसको महीनों सालों बिस्तर पर रहना है उसके लिए फिर मुश्किल होती है। तो दिस इज व्हाट पैलेटिव केयर इज। तो पैलेटिव केयर इज नॉट अबाउट हेल्पिंग द पेशेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग दी फैमिलीज। अगर आपके घर में कोई परिजन है जो बहुत बीमार हो गया है और दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसके सिम्टम्स मैनेज नहीं हो रहे हैं, बड़े अस्पताल का डॉक्टर कहता है कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, गंगा जल पिलाओ, तो उस स्थिति में जितनी पीड़ा आपके मरीज को है उससे ज्यादा पीड़ा आपको है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। इसलिए पैलेटिव केयर इज नॉट जस्ट अबाउट केयरिंग द पेशेंट, इट इज अबाउट केयरिंग द पेशेंट एंड ऑल्सो अबाउट केयरिंग द केयर गिवर्स। उसके बाद पैलेटिव केयर इज अबाउट हेल्पिंग पीपल doing what? Maintaining the quality of life, maintaining the dignity of life, providing practical help, physical care, medications, spiritual care and emotional care. So what is the definition of health? Health की परिभाषा है कि हम in totality आपको देखें, हम in holistic approach देखें। खाली यही ना देखें कि भाई देखो ये दाना निकल आया, ये देखो हाथ में लाल निशान पड़ गया, ये देखो पैर में दर्द हो रहा है, ये देखो खुजली हो रही है। हमें in totality देखना है। टोटलिटी का मतलब है कि हम आपको स्पिरिचुअल एंगल से भी देखें, इमोशनल एंगल से भी देखें, मेंटल एंगल से भी देखें, फिजिकल एंगल से भी देखें और सोशल एंगल से भी देखें, तब हम एक इन टोटलिटी आपको सुख पहुंचा पाएंगे। हो सकता है एक आदमी बड़ा हट्टा कट्टा 6 फीट 2 इंच का हो, बड़ा वेल बिल्ड हो और मानसिक रूप से इतना उदास हो कि वो दिन भर कमरे में बैठा रहता हो, किसी से बात ना करता हो, कुछ ना करता हो, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव ना हो, तो क्या वो हेल्दी होगा? नहीं होगा। और दूसरा आदमी जो मेंटली बहुत ही एक्टिव हो पर बहुत ही उसके हाथों पैरों में दिक्कत हो गई है, गठिया आ गई है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए, यहां से वहां तक चल ना पाए, सांस फूले, वो भी एक्टिव नहीं होगा। तो इन टोटलिटी हमको इस कार्य को करना होगा। उसके बाद पैलेटिव केयर को हमें अफोर्डेबल बनाना होगा, जिससे कि हर आदमी उस पैलेटिव केयर की एक्सेसिबिलिटी को ले सके। अगर पैलेटिव केयर को बहुत तुम बर्डनसम बना दोगे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि जो हमारे देश की सरकारें हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे लॉ मेकर्स हैं, वो इसको भी एक नेसेसिटी माने और इस बात को समझे कि भाई कोई भी आदमी जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के समीप होता है, तो उसको पैलेटिव केयर की जरूरत है। तो हमको उसको बताना होगा कि अब आपको हम एक्यूट केयर से हटा के पैलेटिव केयर में कर रहे हैं। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज को एजुकेट करने की जरूरत है। तो पॉलिसी बिल्डिंग की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर आईसीयू में ड्यूटी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके डॉक्टर को पता लग जाता है 2-4-5 दिन पहले कि ये मरीज बचेगा या नहीं बच पाएगा। तो वो धीरे धीरे काउंसिल करना शुरू करते हैं। भाई देखो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर की 1 दवा लगी थी, फिर 2 लगी, फिर 3 लगी, वेज़ोप्रेसर सपोर्ट फुल स्ट्रेंथ में दे रहे, कोई फायदा नहीं आ रहा है। देखो कल पेशाब अच्छा हो रहा था, अब धीरे धीरे यूरिन आउटपुट कम होने लगा है। देखो तुम्हारा मरीज पहले कॉन्शियस था, अब धीरे धीरे ड्राउजी होने लगा है। अब देखो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला गया है, अब देखो मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम में चला गया, अब कोई उम्मीद नहीं है।
तो इसका मतलब है कि हमें 4-5 दिन पहले पता लग जाता है कि जो भी मृत्यु का कारण हो, चाहे वो सेप्टिसेमिक शॉक सिंड्रोम हो, चाहे वो मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो, जो भी बीमारी हो हम समझ लेते हैं। तो वो एक सही समय होता है कि अगर हम मरीज को काउंसिल करें और धीरे धीरे कहें कि वे क्यूरेटिव ऑप्शंस नहीं बचे। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि इनको इसी तरीके से कांच के कमरे में आईसीयू में इलाज कराते रहो और एक मशीन के बाद दूसरी मशीन जोड़ लो और वेंटिलेटर जोड़ लो, फिर सीआरआरटी जोड़ लो, फिर डायलिसिस जोड़ लो, फिर इक्मू जोड़ लो, हार्ट लंग मशीन जोड़ लो और सब जोड़ते चले जाओ और अल्टीमेटली होना कुछ भी नहीं। दूसरा विकल्प है कि मरीज को हम एक पैलेटिव केयर वार्ड में शिफ्ट कर दें, जहां आप सारे दिन अपने मरीज के साथ रहो, उनके इष्ट मित्र उनके साथ रहें और हमारा ओरिएंटेशन इस समय क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रहे। उनसे पूछे अम्मा कोई जरूरत हो तो बताओ, कुछ बढ़िया खाना हो तो बताओ, किसी से मिलना हो तो बताओ, कोई मन में पेंडिंग इशू रह गया हो तो बताओ, कोई लिखत पढ़त करनी हो तो बताओ, जो करना हो बताओ। तो वो एक बेटर बार्गेन होगा उन बचे हुए 5 दिनों के लिए, बशर्ते उसके कि एक टर्मिनली इल आदमी में, बहुत बुजुर्ग आदमी में तुम उसको लास्ट समय तक खूब सारे ड्रिप्स एंड प्रिक्स एंड आर्टीरियल लाइंस और वीनस कैथेटर्स, इंडेलिंग कैथेटर्स, एंडोट्रैकियल ट्यूब्स और ये सारी चीजें करते रहो। तो ये एक ऑप्शन है जो हमको देना होता है मरीज को, अगर हमारे डॉक्टर को और टीम को ये लगता है कि अब क्यूरेटिव आउटकम उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंसर का मरीज आया जिसने 8 साल पहले ब्रेस्ट का कैंसर का ऑपरेशन करा लिया था, उसके बाद कीमो लगवा ली थी, फिर रिकरेंस हुई तो उसने रेडिएशन और कुछ और करा लिया था। अब वो लास्ट स्टेज में टर्मिनल है, उसको बहुत ही बड़े रेफरल सेंटर ने, आरआर दिल्ली के सेंटर ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या कर लोगे? तो उसको आईसीयू में रख के, वेंटिलेटर लगा के, बहुत महंगी दवाएं लगा के और बिल्कुल घर वालों को मिलने ना दे और प्रॉपर बहुत स्ट्रिक्ट रेजिम में रखने से कोई फायदा नहीं है। तो उससे बेटर होगा कि हम उसको काउंसिल करके पैलेटिव केयर की बातें बताने की कोशिश करें। इसके बाद फिर पैलेटिव केयर कौन प्रोवाइड करता है और कहां प्रोवाइड की जाती है? तो पैलेटिव केयर 3 प्रकार से प्रोवाइड की जा सकती है। एक मरीज के घर में प्रोवाइड की जा सकती है जिसको डोमिसिलरी पैलेटिव केयर कहा जाता है। एक स्पेशल प्लेस में प्रोवाइड की जा सकती है जिसको हॉस्पिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉस्पिस। तो हॉस्पिस और हॉस्पिटल में क्या फर्क है? हॉस्पिटल तुम क्यों आई? ठीक होने के लिए। हॉस्पिस में क्यों आई? कंफर्ट के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, जिससे कि तुम्हारा बचा हुआ जीवन अच्छी तरीके से बीते और जो स्ट्रगलिंग पेशेंट है और जो उसका केयर गिवर है, दोनों के अंदर ये भावना है कि भाई चलो बचा तो नहीं पाए पर हम लोग जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे वो हुआ। सिस्टर 3 बार देख जाती थी, पेन का मैनेजमेंट कर लेती थी, ओरल केयर कर लेती थी, आई केयर कर लेती थी, बैक केयर कर लेती थी, किसी प्रकार का बेड सोर नहीं हुआ, कैथेटर केयर कर लेती थी, ड्रिप वीगो से कोई हमको प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत सारी चीजें फोर्स नहीं की गई। अगर हमारे मरीज ने कहा वीगो नहीं चाहिए तो वीगो निकाल दिया, हमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देकर के काम चला लिया, हमें राइल्स ट्यूब से काम चला लिया, उनका राइल्स ट्यूब भी हटा दो तो हमने राइल्स ट्यूब भी हटा दी। तो इस तरीके से बहुत ही हम लोगों ने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी जिसमें कि जो भी लास्ट समय में पेशेंट की नीड है वो हम पूरी कर सके। उसके बाद जो और कोर लोग होते हैं, कोर टीम के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर हो गई, नर्सेज हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, फार्मासिस्ट हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए और वॉलंटियर ग्रुप के लोग हो गए। ये सारे लोग मिल करके एक हॉस्पिस या पैलेटिव केयर की टीम बनाते हैं। तो ये हॉस्पिस हो गया, पैलेटिव केयर हो गया, डोमिसिलरी केयर हो गया। तो इस तरीके से मुख्य उद्देश्य इन सब केयर का ये है कि बचे हुए समय में मरीज का खर्चा भी कम हो और मरीज को आप बेस्ट दे सको और एक ब्रिज बनने का काम करो। ब्रिज का मतलब, अगर इफ ही इज अ यंग पेशेंट 40 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब उसकी वाइफ भी होगी। वाइफ कितने साल की होगी? 35-36 साल की। बच्चे कितने बड़े बड़े होंगे? 7-8 साल के। तो तुम्हें क्या लगता है कि उस सिनेरियो में वो डेथ के लिए प्रिपेयर्ड होंगे? नहीं होंगे। तो धीरे से तुम्हें उस गैप को ब्रिज करना है। तुम्हें कहना है उस आदमी से कि भाई अब तो बड़ा टर्मिनल इवेंट है, तुम्हारा सब पेपर वर्क पूरा है, तुम्हारे इंश्योरेंस और कागज और सब चीजें तुमने अपनी वाइफ को बता दिया है। वाइफ से पूछ लेना है कि भाई तुम्हें कोई ऐसी चीजें तो नहीं है कि उनके जाने के बाद तुम्हें लगे कि भाई हम पूछना भूल गए। तो ये चीजें आपस में नहीं पूछ सकते लोग। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि देयर इज अ बैरियर, देयर इज अ हिच। उनको ये लगता है भाई ऑलरेडी डेथ होने वाली है, हाउ कैन आई बी सो प्रैक्टिकल कि मैं सारी चीजें पूछूं इस समय पे। तो दिस ऑल कम्स इन द डोमेन ऑफ पैलेटिव केयर। थैंक यू।